मैं राकेश चौधरी, वेव फिजिक्स क्लासेस सीकर से। बच्चों 21 जून को होने वाली रीनीट के एग्ज़ाम में फिजिक्स के पोर्शन में जो भी हम पूरे सेशन के अंदर सिली मिस्टेक्स या कॉमन मिस्टेक्स की हैं, हर एक बच्चा उस मिस्टेक्स को अक्सर कर देता है। उन मिस्टेक्स को हम हर एक चैप्टर के अंतर्गत आपको वापस से अवगत करवाते हैं ताकि आप इन मिस्टेक्स को वापस से रिपीट ना कर सकें। तो सबसे पहले हम बेसिक से शुरुआत करते हैं बच्चों। अगर जब हम आपको वेक्टर पढ़ाते हैं तो हम आपको बताते हैं कि अगर कोई दो वेक्टर जो मैग्नीट्यूड में इक्वल है और दोनों के वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड जो होता है उसके फॉर्मूले के हिसाब से बच्चों, अगर हम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर बात करते हैं तो अपन ऐसा पाते हैं कि ये डबल हो जाता है। 60 डिग्री पर √3 टाइम हो जाता है, 90 डिग्री पर √2 टाइम्स हो जाता है और 120 डिग्री पर ये सेम का सेम मिलता है और 180 डिग्री पर 0 मिलता है। लेकिन बच्चों ये चीज़ें बहुत सारे बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन गलती क्या कर देते हैं, जैसे ही इनमें वो ये कहता है कि हमको चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू आइडेंटिकल वेक्टर। इसका मतलब बच्चों अब आपको डिफरेंस के मैग्नीट्यूड की वैल्यू चाहिए। अब डिफरेंस का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालते हैं तो बच्चों फिर हमारे पास में ये वैल्यू रिवर्स हो जाती है। कहने का मतलब है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि यहाँ पर थीटा की जो भी वैल्यू हमने ली है वो 180 माइनस थीटा करने पर आती है। कहने का मतलब है जो आपके पास में सम के अंदर 180 डिग्री पर वैल्यू आई थी वो 0 डिग्री पर आ जाएगी। इसका मतलब सेम डायरेक्शन की हम बात करेंगे और डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं तो बच्चों वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा अपन को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद में अपन डायरेक्शन पर आते हैं। जैसे ही बच्चों हम आपको कई बार चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, लास्ट में डायरेक्शन का जिक्र करवाते हैं, तो वहाँ पर अपन को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मान लो हमारे पास में कोई दो ऑब्जेक्ट हैं और एक ऑब्जेक्ट जा रहा है ईस्ट में और एक जा रहा है हमारे पास में नॉर्थ में। दोनों में ही अपन देखते हैं आई कैप और जी कैप दोनों पॉजिटिव में रहा है। बच्चा कहता है कि ये ईस्ट और नॉर्थ के बीच से जाएगा या ईस्ट और नॉर्थ के बीच में कोई ना कोई किसी पर्टिकुलर एंगल से जाएगा, वो इनकी वैल्यू के बेसिस पर अपन आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन बच्चों सच ये है कि डेल्टा वी होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इसका मतलब है वी फाइनल अगर आपका नॉर्थ में है, वी इनिशियल आपका ईस्ट में है, तो बीच में नेगेटिव साइन आया। इसका मतलब अब आपको ये देखना पड़ेगा माइनस आई कैप किधर है, प्लस का जे कैप किधर है, उसके हिसाब से इसके डायरेक्शन को आप डिफाइन करेंगे, ना कि आपको जो गिवन डेटा है उसके बेस पर। क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जो वैल्यू उनको दी जाती है उसी के बेसिस पर वो डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये दोनों प्लस में आ रहे हैं, इसका मतलब प्लस के हिसाब से भाई पहले क्वाड्रेंट में आ गया। लेकिन नहीं, डेल्टा वी आपका वी फाइनल माइनस वी इनिशियल है, इसलिए आपको इसके विशेष ध्यान देना है बच्चों। ऐसे ही हम देखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में हमारे पास में आता है कि भाई चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। कहने का मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन t2 माइनस t में। तो ऐसे वाले केस में भी अपन इसको सेम मुद्दा अप्लाई करना है, तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अपन वेक्टर में आते हैं तो हमारे पास में कई बार क्या पूछता है कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है, वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना है। ऐसा सेम क्वेश्चन 2026 की जो पहले एग्जाम हो चुके उसमें भी पूछा है, लेकिन कई बच्चे कह रहे हैं कि हमको सर वहाँ पर एंगल विथ डायरेक्शन नहीं बोला गया, तो हमने वर्टिकल के साथ निकाल दिया, हॉरिजॉन्टल के साथ निकाल दिया। तो जिस डायरेक्शन के साथ में आपको एंगल पूछा जाता है उसको बच्चों आपको क्या मानना है, बेस मानना है। कहने का मतलब अपन ये समझते हैं कि स्लोप या टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके हिसाब से अपन इसको आइडेंटिफाई करेंगे। बच्चों जैसे ही अपन 1D मोशन की हम बात करते हैं तो जो भी हमारे पास में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इसमें जो आपको स्लोप मिलता है जिसको अपन टेंजेंट टेन थीटा इक्वल टू बोलते हैं, तो इस वाले केस में आपको विशेष ध्यान रखना है। चाहे आपको मान लो डिस्टेंस और टाइम के बीच में स्लोप मिल रहा है, अब वो डिस्टेंस के साथ में एंगल बना रहा है, एक आपको टाइम एक्सिस के साथ स्लोप बना रहा है, तो आपको दोनों के अंदर विशेष तौर से जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो भी आप स्लोप टेन थीटा की वैल्यू लेंगे उसमें बेस दोनों के लिए सेम होना चाहिए। चाहे v1 v2 हो, चाहे a1 a2 हो, चाहे एक्सेलरेशन का रिलेशन पूछे, चाहे वेलोसिटी का रिलेशन पूछे, बच्चों आपको जो टेन थीटा लेंगे उसमें जो स्लोप लेंगे उसको आपको दोनों सेम बेस से लेना है, सेम एक्सिस से वो आपका एंगल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऊपर से 30 डिग्री है नीचे से 30 है, आपने कहा 30/30 है तो 1:1 हो गया। नहीं, अगर ये एक साइड से 30 है तो उसी साइड से 60 है। इसका मतलब है आपको ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद में रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर फिर बच्चों अपन को डायरेक्शन पर थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही अपन उसमें अम्ब्रेला वाला कॉन्सेप्ट आता है उसमें वर्टिकल के साथ में और हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल में वो आपको फंसा सकता है। वहाँ पर भी आपको विशेष ध्यान से देखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसके बाद में अपन आते हैं रिवर्स वेव प्रॉब्लम में। कई बार अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के साथ एंगल पूछता है, बच्चा फंस जाता है, तो उस वाले केस में अपन को ध्यान रखना है कि भाई अपस्ट्रीम के साथ एंगल है डाउन स्ट्रीम, क्योंकि वहाँ पर देखो थोड़ा सा अगर आपके मन में पहले से ही इस चीज़ों का रहेगा ना कि इस क्वेश्चन में गलती कहाँ होती है, इस चीज़ का अगर आपको पहले से इस मिस्टेक का पता है तो आप इसको ईजिली अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद में बच्चों अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में एक आता है एक्सेलरेशन के अंदर ही, जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि अगर अपन मोशन अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं तो वहाँ से एक शानदार क्वेश्चन
बन सकता है। तो उस पर भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। ड्रॉप वाले केस में किसी बिल्डिंग की हाइट से या हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से, या हम किसी भी बॉडी को मान लो दो सेम टाइम देके आपको हाइट पूछ ले, इनिशियल वेलोसिटी पूछ ले, तो ऐसे वाले केस का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद में बच्चों एक हमारे पास में देखो और आता है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ दे दिया, उसका एरिया निकाल लिया। एक अपन ने पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ दे दिया, और दोनों ही केस में अपन को पूछा क्या जा रहा है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड के बारे में वो जिक्र कर रहा है। अगर आपको वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ मिलता है तो इसका एरिया निकालना आपका जायज़ है। लेकिन अगर पोजीशन और टाइम के बीच में अगर आपको बच्चों ग्राफ मिलता है तो आपको पोजीशन देख के ही डिसाइड करना है कि इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। और आपको इस चीज़ों के लिए विशेष तौर से ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा मैथमेटिक्स टूल्स का आपकी हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे कि एक्स पर वाई 0 है, वाई पर जेड 0 है, जेड पर आपके एक्स और वाई दोनों 0 हैं। कहने का मतलब हम जिस एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं उस पर उसकी वैल्यू आएगी, बाकी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके बाद में हम प्रोजेक्टाइल मोशन में आते हैं। बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको इसमें विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जो हमारे पास में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है 3 रोल प्ले करता है। एक तो पूरे प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, टॉप पॉइंट पर रिजल्टेंट वेलोसिटी, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट के बीच में एवरेज वेलोसिटी का रोल प्ले करता है। ऐसे ही बच्चों हम बात करते हैं टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी पूरे प्रोजेक्टाइल पाथ पर कांस्टेंट रहता है। कई बार क्वेश्चन में इससे वो नॉर्मल थ्योरी के पोर्शन में पूछ लेता है कि यार ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ कौन सी पोजीशन पर पूरे प्रोजेक्टाइल पाथ पर 90 डिग्री पर होती है। बच्चों हर एक पॉइंट पर ही होती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगा और ग्रेविटी एक्सेलरेशन आपका वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन वो ये कह दे रिजल्टेंट वेलोसिटी के साथ में, तो बच्चों आप टॉप पॉइंट का जिक्र करेंगे, क्योंकि टॉप पॉइंट पर रिजल्टेंट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाती है और वैल्यू देती है आपको u cos थीटा। इसके बाद में देखो एक बच्चा गलती कहाँ करता है, कई बार क्या करते हैं, हम क्लास में आपको पढ़ाते हैं कि एंगुलर प्रोजेक्शन के अंदर जो भी आपके पास में रिजल्टेंट वेलोसिटी है या जिस इनिशियल वेलोसिटी से आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, तो वो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ में था और हमने बोला कि टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों बन गया 2u sin थीटा बाई जी। लेकिन एग्जाम में ये आपके पास हॉरिजॉन्टल से एंगल नहीं देके बच्चों वर्टिकल से देता है, और वर्टिकल से देता है तो 90 माइनस थीटा कोस थीटा बन जाएगा, तो 2u cos थीटा बाई जी करना है। ऐसे ही बच्चों मैक्सिमम हाइट का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर हम मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल नहीं देके वर्टिकल के साथ देते हैं, तो फिर 90 माइनस थीटा करके आपको h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g करना है। तो ये भी आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। लेकिन हॉरिजॉन्टल रेंज में आपको इसको किसी प्रकार का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं थीटा और 90 माइनस थीटा, 45 प्लस थीटा, 45 माइनस थीटा, कहने का मतलब दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशो जो है वो इक्वली आएगा। और इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो रहेगी, एक आपके पास में आता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एक आता है एलिवेशन एंगल। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एकदम से मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या चीज़ है। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा है tan phi इक्वल टू tan थीटा, पूरे के बाई में 2 है। ऐसा क्वेश्चन आपका PYQ में ऑलरेडी आया हुआ भी है, तो इसका भी बच्चों आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। एक लास्ट में हमारे पास में आता है कोलिजन का कॉन्सेप्ट। इसमें भी आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि अक्सर बच्चे इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई 2 प्रोजेक्टाइल हैं, दोनों को एक दूसरे की तरफ कोई ना कोई थीटा एंगल पर दोनों को प्रोजेक्ट करते हैं, तो हमको सबसे पहली कंडीशन का ध्यान रखना होता है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बराबर हो जाए। उसके बाद में बच्चों अपन को ध्यान रखना है कि ये ऐसे आएंगे ना, तो देखो यहाँ हिट कर रहे हैं, ऐसे आएंगे तो यहाँ हिट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ही आके गिर रहे हैं, इसका मतलब किसी प्रकार का कोलिजन नहीं हो रहा है। इसका मतलब दोनों प्रोजेक्टाइल जो जहाँ पर हैं इनिशियली, उनके बीच की जो भी डिस्टेंस है वो बच्चों हमेशा ज़्यादा हो जाए RA प्लस RB से, तो कोलिजन नहीं होगा। बाकी सभी केसेस में कोलिजन आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं जो अपन को विशेष तौर से ध्यान रखनी है। आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का विशेष ध्यान रखना है ताकि आप गलती करने से बच सकें। अब बच्चों पर आते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो बच्चे गलती करते हैं वो बच्चे गलती करते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास में कोई 2 ब्लॉक हैं, दोनों ब्लॉकों के बीच में कोई एक मासलेस स्ट्रिंग, नोट स्प्रिंग, स्ट्रिंग रस्सी है, कोई रोप है, और बच्चों पूछा गया कि मासलेस है। इसका मतलब ईच और एवरी पॉइंट पर आपके पास टेंशन इक्वल मिल जाएगा। कई बार वो मासलेस पुली का जिक्र करता है, दोनों साइड में ब्लॉक लटका देता है, उसके बाद में आपसे पूछता है कि किन्हीं भी 2 रेगुलर ब्लॉकों के बीच के अंदर जो टेंशन है वो कितना आएगा। बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर ये दोनों ब्लॉक अलग अलग साइड हैं, मान लो एक ब्लॉक इधर है, एक ब्लॉक इधर है, चाहे इनका मास कुछ भी हो, लेकिन इनके बीच की जो स्ट्रिंग है या जो रस्सी है वो मासलेस है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि टेंशन आपको ईच और एवरी पॉइंट पर इक्वल मिलेगा। और आपकी जानकारी के लिए वैसे बता दूँ कि टेंशन एक इंटरनल फोर्स है, इसके डायरेक्शन दोनों साइड होती है, यूनिट इसका न्यूटन होता है। एक बच्चे और अक्सर गलती
करते हैं, 1 किलोग्राम वेट जहाँ पर आता है उसमें भी वो न्यूटन के बराबर मानते हैं। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आप इतनी बड़ी गलती आप नहीं करेंगे, 9.8 या 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 1 किलोग्राम वेट 9.8 न्यूटन या 10 न्यूटन के बराबर होता है। तो ऐसे सिली मिस्टेक से भी आप बचेंगे। और हाँ, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर हम मान लीजिए कोई वर्टिकल वॉल है, एक बॉल हम लेके उसको हिट करवाते हैं और दीवार के साथ जो वर्टिकल वॉल है उसके साथ थीटा एंगल पर गई, सेम स्पीड या वेलोसिटी से कम बैक करती है, सेम एंगल से कम बैक करती है, पूछ लेता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बताओ। तो बच्चों वर्टिकल के साथ एंगल है 2mv sin थीटा। एन नंबर ऑफ बॉल भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर कई बार वो कह दे कि नहीं फोर्स चाहिए तो आप इसको टाइम से डिवाइड करें, क्योंकि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी आप जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम बच्चों फोर्स के बराबर होता है। अब इससे आगे वाला जो पोर्शन है उसका बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आप पूरी तैयारी ऑलरेडी अच्छे से कर रहे हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये चीज़ें आपको जनरली नॉर्मली ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये सब कुछ पढ़ने के बाद भी कहीं ना कहीं बच्चों आपका 15, 20, 30 नंबर का भी अगर प्लस पॉइंट निकल के आता है, जो एक कॉमन मिस्टेक से आप बचते हैं, तो आप समझिएगा कि नीट के एग्ज़ाम में 4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर भी कितना मायने रखता है, आपको कौन सी एम्स मिलने वाली है और आपको कौन सी शानदार एम्स मिल जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों को आप थोड़ा सा मद्देनज़र रखेंगे। इस मानता हूँ कि भी आपके पास में टाइम बहुत कम है, लेकिन इस जो भी आपका इतना बिजी शेड्यूल है इसमें से निकाल के आपको ये जितने भी चैप्टर हैं इनके हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट में और ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया जाए। ये उन बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा देगा जो बच्चे ऑलरेडी सिलेक्शन पर हैं और वो चाहते हैं कि हमारा और अच्छे से अच्छा स्कोर करके हमको एक अच्छी टॉप एम्स कॉलेज मिले।